हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष पे। मैं दीपक कुमार सिंह। हम सभी को मालूम है कि आंसर राइटिंग एक क्रूशियल फेज होता है, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के आप मेंस के अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग करते समय हम ऐसा सोचते हैं कि जो नोट्स हमने कॉपी में बनाया है वही हमारी आंसर राइटिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है। जी हाँ, इस आर्ट में कई चीज़ों को शामिल किया जाता है, चाहे बात रही इंट्रोडक्शन की, मिडिल बॉडी हो या फिर कंक्लूजन हो। आज हम चर्चा करेंगे उसी में से एक पार्ट को, जो कि है कि आंसर राइटिंग में आप डायग्राम का यूज कैसे कर सकते हैं और कितने अलग अलग प्रकार के डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी वो ये है कि हब एंड स्पोक मॉडल। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो पहला डायग्राम जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर पाएंगे यहाँ पे वो है बेटा हब एंड स्पोक मॉडल। जी हाँ, हब एंड स्पोक मॉडल ये कहता है कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज को दर्शाना है, जैसे मुझे इन्फ्लेशन के कॉज दर्शाने हैं, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार लिख दिए, और मैंने यहां पे तीन चीजें बना दी डायग्राम हब एंड स्पोक में। और यहां पे मैंने लिख दिया कि भाई एक तरफ क्या हो गया कि कॉस्ट पुश हो गया, मतलब मांग जनित। दूसरी साइड आप लिख सकते हैं यहां पे आपका क्या कहते हैं, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, दूसरा लागत जनित, और तीसरा आप संरचनात्मक लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई चीज हब के रूप में यूज करके उसके स्पोक से, ठीक है, मतलब उससे कोई कई पॉइंट आ रहे होंगे तो आप वहां पे इनको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के प्रकार को भी आप इस मॉडल में दर्शा सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप हमेशा जो है हब एंड स्पोक मॉडल का यूज करके, ठीक है, किसी पॉइंट को, मतलब किसी एक पॉइंट है जिसके कारण की विवेचना करनी है, तो आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना, अभी जो आंसर राइटिंग बैच में जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं मेरी तरफ से, उस नोट्स में मैंने इन सभी चीज़ों को इंश्योर कर रखा है। मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें एक कॉलम जो है उसमें हब के पॉइंट हैं, दूसरे कॉलम में स्पोक के पॉइंट हैं, और अगर आपको इन पॉइंट को इलेबोरेट भी करना है तो उसके लिए तीसरा कॉलम मैंने दे रखा है। और मैं इन तीनों चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बच्चों, जिनके पास नोट्स होंगे वो हब एंड स्पोक मॉडल का यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा है फ्लो चार्ट, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक प्रवाह चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को कट किया। मान लीजिए कि रेपो रेट में जो है 50 बेसिस पॉइंट कट किया। इससे क्या होगा, लोन, मतलब जो आपको ऋण प्राप्त होता है वो चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो लोन के रेट सस्ते हो जाएंगे, लोन की दर सस्ती होगी। इससे क्या होगा, लो बोरोइंग कॉस्ट, लोगों को कम में पैसा मिलेगा। इससे लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, और इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अब अगर आप देखिए कोई ऐसी चीज आप दर्शाना चाह रहे जिसमें एक फ्लो मेंटेन है, जैसे एफडीआई को लेकर इंडिया में क्या अप्रूवल के मार्ग हैं, तो एफडीआई जैसे आती है आपकी, तो आप कहाँ पे किस पोर्टल पे जाकर आप उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर इससे 2 पॉइंट आ जाएंगे। वो देश जो हमारे आसपास में अगर आप देखेंगे तो सीमावर्ती क्षेत्र है, उनके लिए डिफेंस सेक्टर से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। बाकी देशों के लिए जो है डायरेक्ट जो है संबंधित मंत्रालय के पास में, ठीक है, डिटेल चली जाएगी। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री के तहत आप देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक पोर्टल के साथ में आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, एक फ्लो में आप इसको समझा सकते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एफडीआई अप्रूवल प्रोसेस, पॉलिसी स्क्रूटनी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी रिव्यू होगा, रेगुलेटरी क्लियरेंस होगा, सेक्टर अप्रूवल होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, और फिर अंतिम में देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन होगा। तो आप देखेंगे शुरुआत है कि क्या एक्ट हुआ है और उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, इसको आप एक फ्लो में दर्शा सकते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा आया है कि कोई एक्शन है, ठीक है, मतलब कोई कार्य हो रहा है और बेटा इस कार्य का प्रभाव अंतिम रूप से क्या पड़ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास में इसके स्टेप्स हैं तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप फ्लो जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है थीमेटिक मैप। जी हाँ, थीमेटिक मैप का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। मैं इधर एक मैप बना देता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए बच्चों कि भारत का मैप है और आपसे जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर,
ठीक है, इन प्रकार की चीज़ों के बारे में पूछ लिया गया है। तो कम से कम अगर आप देखेंगे तो हम जलवायु वगैरह जो ये सारी चीज़ें हुई, तो मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया है कि इंडस्ट्रियल हब कौन से हैं। तो मान लो मुझे 2-3 इंडस्ट्रियल हब बताने, तो मैंने एक यहाँ मार्क कर दिया, एक यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ पे सेम निशान में लिख दिया इंडस्ट्रियल हब। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि मान लीजिए कि दिल्ली और मुंबई कॉरिडोर को दर्शाना है, तो दिल्ली मुंबई बना के ऐसे हमने क्या कर दिया, इनको लिंक कर दिया। हमने कलर चेंज कर लिया, उस चीज़ को यहाँ पे एक लाइन बना दी और बोला कि भाई ये क्या है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो जब भी कभी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं जहाँ पे लॉजिस्टिक कॉरिडोर, एग्रीकल्चर जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल हब, इनको दर्शाना होगा, तो आप इस तरीके से डायग्राम का प्रयोग करके, मतलब साइड में अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद में, आप इंडिया का मैप बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो ये काम ये भी आप कर सकते हो, ये परफेक्ट वे है अपने आंसर राइटिंग को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये जो मैप है ना, ये केवल मैप नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का मतलब ये मैप जो है उस पूरे आंसर की थीम को ही एक्सप्लेन कर रहा है। मान लीजिए कि मुझे बताना है कि भारत में एग्रीकल्चर को लेकर जो है, या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, या कुछ खास फसलों की खेती कहाँ पे होती है, तो मैं मान लीजिए 3-4 फसल अगर बताना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना सकता हूँ। थीमेटिक मैप। मुझे बताना पड़ेगा कि मोनोक्रॉपिंग इंडिया में कहाँ हो रही है, इंडिया में माइक्रो इरिगेशन कहाँ हो रहा है, इंडिया में इंटीग्रेटेड क्रॉप कहाँ पे फैसिलिटी है, तो मैं दर्शा दूंगा मैप पे। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट आप प्रयोग कर सकते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज कहाँ कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर उस स्कीम में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए PPP प्रोजेक्ट है, अब इसमें आपने बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पे 70% गवर्नमेंट देगी, 30% निजी सेक्टर देगा, 100% का PPP आपको देखने को मिलेगा। तो वेन डायग्राम जो है, जहाँ पे रेशियो बटे हुए हैं कि 2 सेक्टर ने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करके टोटल कितना बनाया, तो वहाँ पे आप वेन डायग्राम का जो है प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको मालूम है कि किसको कितना % है, इस प्रकार से आप यहाँ पे 3 प्रकार के डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भैया ये 100% होगा, प्रायोजक बैंक का इतना होगा, स्टेट का 15% होगा, ठीक है, बाकी 50% सेंट्रल का होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, 50, 35, 15 के हिसाब से, बीच में आप 100% लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम जो है आपको बहुत ही इफेक्टिवली क्या होगा, आपके आंसर को प्रेजेंट करने के लिए बताता है। इसमें क्या होता है कि आपको हर एक लाइन बहुत ज़्यादा लिखनी नहीं पड़ती है। आपने नॉर्मली वेन डायग्राम बनाया, बहुत कम टाइम लगेगा, जिससे अगर आप 3 पूरी लाइन लिख के बातों को समझाओगे, वेन डायग्राम से आसानी से रख दोगे। इसीलिए बोला जाता है कि डायग्राम का यूज़ करना जो है, ये हमारे टाइम को रिड्यूस करता है, ठीक है, हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ती है। डायग्राम का यूज़ करके हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, उसको एक परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में आप इसका यूज कर सकते हैं टाइमलाइन। जी हाँ, मान लीजिए कि गरीबी को लेकर आपको कुछ बताना है, या मान लीजिए कि PPP का प्रयोग भारत में कब कब किस में हुआ, तो आप एक लाइन खींच दीजिए, लिख दीजिए 90s में PPP किस में आया, टेलीकॉम में आया। फिर आप लिख दीजिए कि 2000s में अगर आप देखेंगे तो PPP किस में आया, तो फिर आप लिख देंगे कि एयरपोर्ट फैसिलिटी वगैरह में आया, ठीक है, मतलब एयरपोर्ट वगैरह में अगर आप देखेंगे तो PPP प्रोजेक्ट आए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे आ जाएंगे आप, और अलग मतलब अलग और भी पॉइंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2025 हो गया, अगर कोई नया डेटा है 24 हो गया, या फिर 2021 से 25 के बीच में आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। 5 ईयर प्लान में गरीबी को लेकर अगर पूछा है डेटा, तो एवोल्यूशन दर्शा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको टाइमलाइन दर्शाना है, तो मान लीजिए आपने एक अच्छा इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद में बीच में आपने एक लाइन खींची और टाइमलाइन बता दिया जो पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, बहुत ही आंसर इफेक्टिव लगेगा। तो ऐसे आप टाइमलाइन का जो है प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ऐसा टाइमलाइन नहीं बनेगा, ये तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है, बस आप एक लाइन खींचेंगे, ईयर लिखेंगे कि 1971, 1972, ठीक है, 1980s में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, ऐसे एवोल्यूशन जो है दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ग्रोथ आ रहा है, तो टाइमलाइन आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है, कैसे बेटा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एवोल्यूशन में टाइमलाइन इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है, हाँ।
इसमें क्या होगा कि नीचे आप ईयर लिख दीजिए, मान लीजिए 2000 लिख दिया, यहाँ पे कोई एक्टिविटी लिख दी, यहाँ पे लिख दिया कि 2015 में ये एक्टिविटी हुई, फिर 2019 में ये चेंज हुआ, ठीक है। ऐसे आप जो एवोल्यूशन वाले में आप ऐसा दिखा सकते, फिर एक एरो लगा के, और यहाँ पे लिख सकते हैं PPP इन इंफ्रा कैसे डेवलप हुआ, तो ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। तो इससे भी आपको आंसर जो है नंबर जो है परफेक्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम भी आप अपने आंसर में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है पाई चार्ट। जी हाँ, जब आप पाई चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को, जैसे केंद्रीय बजट के ऊपर है कि बजट का अलॉटमेंट किनको किनको किया गया, या मान लीजिए कि पूछ लेगा कि सामाजिक क्षेत्र में जो है सरकार का योगदान क्या रहा है, तो आप उसमें बजट दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक विकास में कितना खर्चा किया था। 2-3 क्षेत्र आपको मालूम है, तो आपने उसमें क्या कर दिया, डायग्राम बनाया, 1 2 3 4 पॉइंट रख दिए। तो पाई चार्ट के माध्यम से भी आप डेटा को क्या कर सकते हैं, इजीली शो कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अंतिम में आपका डिलेमा मैट्रिक्स। डिलेमा मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। बजट आवंटन हुआ, हमेशा क्वेश्चन आता है कि बजट में क्या कल्याण और रक्षा पे बात की गई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जी हाँ भाई, एक तरफ देखेंगे दुविधा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए मानक है, सामाजिक कल्याण की आवश्यकता, अब इन दोनों के बीच में संतुलन करना है। एक तरफ डिफेंस पे भी बजट होना है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, लेकिन सामाजिक कल्याण पे भी खर्च करना है, अब इन दोनों के बीच में दुविधा है। फिर आप प्रभाव क्या लिखेंगे, रक्षा में सुधार, लेकिन सामाजिक विकास में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, यदि अगर आप देखेंगे रक्षा क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्चा किया गया है। तो आप इस प्रकार से कभी कभी चार्ट का प्रयोग करके भी इकोनॉमी में भी आप डायलेमा चार्ट बना सकते हैं अपने बात को इफेक्टिवली रखने के लिए। जैसे कर की नीति प्रगतिशील बनाम समान कर। अब दुविधा क्या है कि आर्थिक दक्षता बनाए रखते हुए निष्पक्षता को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। क्लियर। अब एक होता है समान कर लगाया जाए या प्रगतिशील लगाया जाए, अधिक आय वालों पे अधिक लगाया जाए। तो यहाँ पे ये आपकी दुविधा है। निवेश को बढ़ावा देता है लेकिन आय असमानता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे प्रभाव। तो इस तरीके से दुविधा प्रभाव करके आप अपने आंसर में बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दे सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे सार्वजनिक ऋण बनाम आर्थिक विकास। नहीं, कभी क्वेश्चन आपसे पूछते समालोचनात्मक, तो उसमें कम से कम अपने आंसर की शुरुआत करने से पहले 2-3 पॉइंट जो है उनको आप डायलेमा मैट्रिक्स बनाइए, बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे दीर्घकालिक स्थिरता बनाम तात्कालिक आर्थिक विस्तार। जीडीपी बढ़ता है लेकिन दीर्घकालिक ऋण का बोझ क्या है, जोखिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यही है कि सार्वजनिक सरकार ऋण ले रही है और आर्थिक विकास हो रहा है। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे दुविधा ये है कि दीर्घकालिक स्थिरता और तात्कालिक आर्थिक विस्तार। क्योंकि दीर्घकाल में अगर लोन ज्यादा हुआ तो निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी भी विस्तार चाहिए, अभी भी देश को जो है आर्थिक विकास चाहिए। तो इस प्रकार से बैलेंस करके आप यहाँ पे फिर आप प्रभाव लिख सकते हैं, जीडीपी बढ़ता है लेकिन दीर्घकाल में ऋण का जो है बोझ वो बढ़ जाएगा। तो आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। और एक तरफ आप समझेंगे इसमें सबसे फायदा क्या है, आपका झुकाव एक तरफ नहीं है, आप बैलेंस अप्रोच में चल रहे हो। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो बहुत इफेक्टिव करने के लिए अपने आंसर्स को। तो अभी आगे ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट अभी चल रहा है, 100% का कैशबैक है। और अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो होली कूपन कोड लगाने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। आंसर राइटिंग बैच जो है बेटा लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है, जिसकी फीस 20,000 रुपये थी, वो अभी आपको मात्र 5,700 रुपये में क्या हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है। प्राइम की फीस जो 30,000 थी 7,500 में अवेलेबल है। ये ऑफर केवल 22 मार्च तक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चों स्पेशल बैच यूपी पीएससी मेंस का जो कि 20,000 रुपये का था 3,500 में अवेलेबल है, 30,000 वाला 6,500 में। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दी ज़्यादा फीचर जो आप रुक कर यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर राइटिंग चेकिंग इवेल्युएशन बैच जो है जो 24 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 24 मार्च से स्टार्ट डेट है, ड्यूरेशन 6 मंथ का है। ओरिजिनल प्राइस 10,000 थी, अभी आपको 4,500 में ये 22 मार्च तक अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आप इन बैचेस में जुड़कर, ठीक है, सभी अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जी हाँ, तो चलिए ऑल द बेस्ट, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू।